हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग? बहुत-बहुत स्वागत है आप सबका सुपर फास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जो यूपी बोर्ड क्लास 10 का 24 फरवरी को पेपर होने वाला है, उसके लिए आप लोग देख सकते हो, ये हिंदी का एक वायरल मॉडल पेपर है जिसका कोड है 8 से 1 एचएफ। इस वीडियो में पूरा का पूरा वीडियो में हम लोग इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन करेंगे। तो चलो आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं सीधे इस पेपर का सॉल्यूशन शुरू करता हूँ। आप जानते हो कि आपको पेपर में 3 घंटे 15 मिनट का टाइम मिलेगा और आपका 70 मार्क का पेपर होगा, जिसमें आपका शुरू में 20 मार्क का ओएमआर बेस्ड बहुविकल्पीय प्रश्न होगा। तो सबसे पहले चलो हम लोग ओएमआर बेस्ड जो प्रश्न है उनको करते हैं और उसके बाद जो खंड ब में आपके वर्णनात्मक प्रश्न होंगे 50 मार्क के, उनको भी करेंगे। तो चलो सबसे पहले खंड अ के अंतर्गत जो बहुविकल्पीय प्रश्न है उनको हम लोग सॉल्व करते हैं और इस देखना इस पेपर सेट से डायरेक्ट टू डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलो पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध है। भाई आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्यों प्रसिद्ध है? तो आलोचना साहित्य के लिए सीधे सीधे ये सी वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आलोचना साहित्य के लिए फेमस है, न कि नाटक लेखन के लिए, उपन्यास लेखन और कहानी लेखन, ये सब गलत हो जाएगा। ठीक, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आपका सी वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन हो गया। सेकंड क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि गोदान उपन्यास के लेखक है, सब लोग जानते हो भाई, गोदान, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि, ये प्रेमचंद जी की रचनाएं हैं। तो गोदान प्रेमचंद जी का लिखित उपन्यास है। प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। बाकी अगला क्वेश्चन थर्ड नंबर देख सकते हो कि नीड़ का निर्माण फिर के रचनाकार है। देखो ये नीड़ का निर्माण फिर आत्मकथा विधा पे आधारित रचना है और किनकी? तो हरिवंश राय बच्चन की। देखो नीड़ का निर्माण फिर और एक है क्या भूलू क्या याद करूं, आपने पढ़ा होगा। ये दोनों रचनाएं हरिवंश राय बच्चन की हैं और आत्मकथा विधा पे आधारित रचनाएं हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड भी क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर फोर्थ कर लेते हैं और ये क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो क्या है कि झूठा सच उपन्यास के लेखक है। कई बार आ चुका है आपके एग्जाम में, हर साल लगभग आता है। झूठा सच उपन्यास के लेखक आपके यशपाल हो जाएंगे। तो ए वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रश्न संख्या 4 के लिए। ठीक, प्रश्न संख्या 5 है कि क्षयवाद की मुख्य प्रवृत्ति है। देखो हमें क्षयवाद की मुख्य प्रवृत्ति बताना है क्वेश्चन नंबर 5 में। तो देखो क्षयवाद की मुख्य प्रवृत्ति में आश्रयदाताओं की प्रशंसा भी मतलब एक तरह से आता है, रीति ग्रंथों का निर्माण, श्रृंगार और प्रेम वादना, बाकी भक्ति भावना भी। तो इसकी मुख्य प्रवृत्ति में तो भाई सभी आ जाएंगे, आश्रयदाताओं की प्रशंसा। अब इसका आंसर मैं क्या बताऊं, मतलब इसमें तो सभी आ जाएंगे। बाकी क्षयवाद में रीति ग्रंथों का निर्माण मतलब था, लेकिन उतना नहीं हम लोग बोल सकते। आप श्रृंगार और प्रेम वादना ये आप लगा सकते हो। ठीक है, बाकी ये भी है, विशेषता ये भी है, लेकिन इसमें से प्रमुख यही आप सी कर देना। चलो 5 के बाद प्रश्न संख्या 6 हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 6 क्या है कि कलम का सिपाही जीवनी है। ओके, कलम का सिपाही किसकी जीवनी है? तो प्रेमचंद जी की जीवनी है। और कलम का सिपाही लिखा किसने है? तो अमृत राय जी ने। ये अमृत राय की रचना है। ठीक है, कलम का सिपाही अमृत राय की रचना है, लेकिन किसके जीवन पे इन्होंने लिखा है? क्योंकि ये एक जीवनी विधा की रचना है, तो प्रेमचंद जी के जीवन पे लिखा है इस बुक में। ठीक है, चलो अगला प्रश्न संख्या 6 के बाद प्रश्न संख्या 7 देख लेते हैं। घनानंद किस काव्य धारा के कवि है? देखो घनानंद एक रीति मुक्त काव्य धारा कवि है, जो रीति काल की 3 मतलब श्रेणियां है, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। तो घनानंद आपके रीति मुक्त के फेमस कवि हैं, सीधे सीधे याद रखना, घनानंद रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। ठीक है, रीतिबद्ध में आपके रीतिबद्ध में जो भी फेमस फेमस जैसे आपके पद्माकर हो गए, मतीराम हो गए, उसके अलावा भूषण हो गए, ये सारे के सारे रीतिबद्ध में आते हैं। ठीक है, और रीति सिद्ध में एक ही आप लोग याद रखना, बिहारी लाल। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 के बाद प्रश्न संख्या 8 है कि हंस पत्रिका के संपादक है। भाई हंस पत्रिका के संपादक कौन है? तो प्रेमचंद। ठीक है, आपका बी वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पे कि जहाज का पंछी कृति की विधा है। ओके, जहाज का पंछी जो ये कृति है, ये इसकी विधा क्या है? तो देखो जहाज का पंछी ये इलास चंद जोशी द्वारा लिखित उपन्यास विधा पे आधारित रचना है। ठीक, जहाज का पंछी इलास चंद जोशी द्वारा लिखित उपन्यास विधा पे आधारित रचना है। आगे चलते प्रश्न संख्या 10। तारसप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तारसप्तक का प्रकाशन वर्ष दिए गए ऑप्शन में से ये सी वाला 1943 फर्स्ट प्रकाशन। ठीक है, तो ये आपका सी वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 देख सकते हैं। अब ये देखो आपके शुरू में ये 5 और 5 10 मार्क के हिंदी के गद्य और पद्य से प्रश्न थे। अब आगे के जो 10 मार्क के प्रश्न होंगे ये आपके हिंदी व्याकरण से एक तरह से, और कुल इस प्रकार 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। तो चलो इनको भी देख लेते हैं। इनमें देखो पहला प्रश्न आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। पहला प्रश्न क्या है मेरे दोस्त? पहला प्रश्न है
कि निर्वेद अस्थाई भाव है। ओके, निर्वेद किसका अस्थाई भाव है? देखो आपके सिलेबस में ऐसे तो केवल हास्य और करुण रस ही पढ़ना है, लेकिन देखो यहाँ निर्वेद पूछ दिया, और निर्वेद किसका होता है? अस्थाई भाव शांत रस का होता है। मतलब अस्थाई भाव किसी भी रस का पूछा जा सकता है। ठीक है, इस प्रश्न से हम लोग क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो मैं सारे रस के अस्थाई भाव अच्छे से बता देता हूँ। पहले तो निर्वेद आपका अस्थाई भाव किसका हो जाएगा? शांत रस का। तो इसके लिए सी वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए सी वाला। बाकी हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास्य होता है। करुण रस का स्थायी भाव करुणा होता है। ठीक है, या मतलब एक तरह से शोक बोल सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम लोग का अद्भुत रस हो गया। ये अद्भुत रस दिया है, तो अद्भुत रस का स्थायी भाव आपका विस्मय होता है। ठीक है, और एक आपका श्रृंगार रस जो आता है, जो काफी फेमस है, तो इसका भी आप लोग याद रख लेना, रति होता है। ठीक है, और इसके अलावा रौद्र रस एक आता है, रौद्र रस जिसका स्थायी भाव आपका रौद्र यानी क्रोध होता है। ठीक है, और उसके अलावा एक वीर रस भी होता है, वीर रस का आपका स्थायी भाव उत्साह होता है। तो ये जितनी चीजें मैंने बताया, और एक आपका भयानक रस भी होता है जिसका भय होता है, और विभत्स रस भी होता है जुगुप्सा। तो इतनी जो चीजें मैं बताई सारा याद कर लेना, आपके एग्जाम इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। प्रश्न के 11 के बाद प्रश्न के 12 है कि पीपर पात सरिस मंडोला में अलंकार है। कितनी बार बता चुका हूं, इस पंक्ति में उपमा अलंकार है। प्रश्न के 12 के बाद प्रश्न संख्या 13 आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि रोला छंद में कुल चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं, सिंपल। तो प्रश्न संख्या 13 भी क्लियर। प्रश्न संख्या 14 क्या है कि आगमन में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? भाई आगमन, आ प्लस गमन, यानी गमन मीन्स एक तरह से जाना, और आ इसमें आगे उपसर्ग जुड़ा है, तो आ उपसर्ग हो जाएगा। डी वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रश्न संख्या 14 के लिए। प्रश्न संख्या 15 है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। प्रश्न संख्या 15 क्या है कि नीलांबर में कौन सा समास है? भाई नीलांबर यानी नीला अंबर। ठीक है, नीला अंबर, तो यहाँ विशेषण विशेष्य है, तो ये कर्मधारय समास हो जाएगा। कोई तीसरा अर्थ नहीं निकल रहा है इसका, कोई तीसरा अर्थ निकल जाता तो वहां बहुब्रीहि समास हो जाता, लेकिन कोई तीसरा अर्थ नहीं निकल रहा है तो इसलिए कर्मधारय होगा। तीसरा अर्थ कैसे? जैसे आपका यहीं पे आपका नीलकंठ हो जाए, यानी नीले कंठ वाला, अर्थात नीलकंठ वाला कौन है? शिव है, तो कोई इसका अर्थ भी तीसरा निकल रहा है तो यहाँ बहुब्रीहि समास हो जाएगा नीलकंठ में। लेकिन वही नीलांबर में ये आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 के बाद प्रश्न संख्या 16 है कि वायु शमीर बयार परिवाची है। भाई वायु यानी हवा, शमीर मीन्स हवा, बयार मीन्स हवा, तो हवा का ये परिवाची शब्द है। प्रश्न संख्या 17 है कि आम का तत्सम है। ओके, आम का तत्सम हमें शब्द बताना है, तो आम्र हो जाएगा। बी वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 के बाद प्रश्न संख्या 18 है कि कर्तृवाच्य में प्रधानता होती है। भाई कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, ए वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 18 का ए वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलो उसके अलावा प्रश्न संख्या 18 के बाद प्रश्न संख्या 19 देख सकते हो कि ताभ्य शब्द में वचन और विभक्ति हमें बताना है कि ताभ्य में कौन वचन और विभक्ति है। देखो आपका क्या होता था कि पहले जैसे शब्द रूप आते थे, जैसे बालक का हो गया, लता का हो गया, नदी का हो गया, लेकिन 2023 के बोर्ड एग्जाम से जब से आपका ये 20 मार्क का एमसीक्यू जुड़ा है, ये आपका केवल दो का, एक तद और एक युष्मद, ये जो दो सर्वनाम शब्द रूप है इन्हीं का एग्जाम में आता है। तो इन दोनों का आप लोग रूप अच्छे से याद कर लेना, तो ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। ठीक, बाकी इसका सही आंसर आपका डी वाला हो जाएगा, चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। ताभ्य में चतुर्थी विभक्ति बहुवचन हो जाएगा, क्योंकि ये ताभ्य यहाँ ये स्त्रीलिंग का मतलब एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं सह का स्त्रीलिंग है। ठीक है, चलो उसके बाद हम लोग 19 के बाद 20 नंबर प्रश्न देख सकते हैं। निम्नलिखित में से सर्वनाम है, हमें सर्वनाम बताना है, तो वह ही। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो ये हम लोग का 20 एमसीक्यू हो गए। अब चलो हम लोग खंड अ के बाद खंड ब में जो वर्णनात्मक प्रश्न है उनको करते हैं। इसमें आप जानते हो कि पहला प्रश्न आपका गद्यांश संबंधित रहेगा, जिसमें आपका संदर्भ व्याख्या संबंधित प्रश्न रहेगा। एक गद्यांश रहेगा, उससे रिलेटेड 3 ठे प्रश्न रहेगा, और यहाँ पे गद्यांश देगा अथवा कर नीचे भी एक गद्यांश देगा, 2 रहेगा, दोनों में से कोई एक करना होगा। यहाँ मैं आपको दोनों करा देता हूँ। देखो पहला गद्यांश आप लोग देख सकते हो, क्या है कि बुद्ध के इस जन्म की घटनाएं तो इन चित्रित कथाओं में हैं। देखो यहाँ चित्रित कथाओं, यहाँ पे चित्रों की बात कर रहा है, यहीं से आप पहचान सकते हो, या आगे तक और पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मुझे पहली पंक्ति से समझ में आ गया कि भाई ये किस चैप्टर से मतलब ये गद्यांश लिया गया है। तो ये आपका जो अजंता वाला चैप्टर है ना, ठीक है, अजंता जिसको लिखा है भगवत शरण उपाध्याय जी ने, तो वहां से ये लिया गया है। तो इस गद्यांश का आप संदर्भ लिख लोगे, क्योंकि मैंने चैप्टर का नाम और लेखक का नाम बता दिया। गद्यांश की रेखांकन यहाँ से यहाँ तक है, इसकी व्याख्या बना बना कर लिख लोगे, क्योंकि इसका तो आसानी होता है। और जातक कथा एक
किन्हें कहते हैं, तो यहाँ आप पढ़ोगे ना तो इसका आंसर मिल जाएगा इसमें कहीं। ठीक, तो आप इसको करते रहना, बाकी मैं आगे चलता हूँ। इसमें अथ वाला भी ये करा देता हूँ। अथ वाला देखो, ये रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी युवती ममता, यहीं से आप पहचान सकते हो भाई, यहाँ से भी पहचान सकते हो। ये सिंपल, ये आपका जो ममता वाला चैप्टर है, ठीक है, उससे लिया गया, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। तो इन प्रश्नों का उत्तर देते रहना, मैं आगे चलता हूँ। बाकी यहाँ पे सेकंड प्रश्न में करा देता हूँ आपको। सेकंड प्रश्न इसमें आप जानते हो, जैसे ऊपर गद्यांश दो थे तो यहाँ दो पद्यांश रहेंगे और दोनों में से कोई एक आपको करना होगा। मैं दोनों आपको कराता हूँ। देखो, सुनी सुंदर बैन सुधारे साने, सयानी ही जान की जाने वाली, ये तो तिरछे करी नैन दे, मतलब कितनी ये इंपॉर्टेंट लाइनें हैं। अनुराग तराग में भानुदय, मतलब ये बहुत फेमस लाइन है और कई बार आपके एग्जाम में आ चुकी है। ये जो वन पथ पर आपका चैप्टर है ना, तुलसीदास जी द्वारा लिखित, वहां से लिया गया है ये पद्यांश। तो आसानी से आप इसका संदर्भ लिख सकते हो और व्याख्या के लिए थोड़ा इसका अर्थ आपको आना चाहिए। अगर नहीं क्लियर है तो इसको क्लियर कर लेना, ठीक है। तो सेकंड प्रश्न व्याख्या पूछा रहा है और यहाँ पे आपका एक प्रश्न पूछ रहा है, आप लोग देख सकते हो। तो इस प्रश्न का भी आप लोग उत्तर दे सकते हो, ठीक है। क्या कि अनुराग तड़ाग तथा मंजूर कंज कली में कौन सा अलंकार है? तो अनुराग तड़ाग में आपका एक तरह से अनुराग तड़ाग, यानी यहाँ पे आपका रूपक अलंकार हो जाएगा और यहाँ पे आपका उत्प्रेक्ष अलंकार हो जाएगा। ठीक, तो चलो इसको देखते रहना। मैं इस मथ वाला जो है इसको भी करा देता हूँ। ये क्या है? सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम। ओके, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम करो, प्रेम पर प्राण निछावर, देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विकसित, आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। देश प्रेम, यहाँ पे देख सकते हो, ये इससे पहचान सकते हो। ये स्वदेश प्रेम जो आपका क्षेत्र है ना, राम नरेश त्रिपाठी जी द्वारा लिखित, तो वहां से ये पंक्तियां ली गई है। तो अब आसानी से इस पद्यांश के हमें शीर्षक और कवि का नाम लिखना है। तो ये केवल शीर्षक का नाम आप लोग लिख लेना, शीर्षक मीन्स वही चैप्टर का नाम। तो स्वदेश प्रेम और उसके बाद कवि का नाम आपने त्रिपाठी लिख देना, आपको 2 मार्क मिल जाएगा। उसके बाद रेखांकन की व्याख्या इसका अर्थ जानते हो तो आसानी से बना बना कर लोगे और ये प्रश्न का उत्तर देते रहना। मैं आगे चलता हूँ। प्रश्न संख्या थर्ड में आपका जानते हो कि आपका हिंदी में जो संस्कृत मतलब संस्कृत वाला पाठ है, अनिवार्य संस्कृत वाला, उसमें से यहाँ पे 2 ठे गद्यांश दिया रहेगा और इनमें से किसी एक गद्यांश को आपको करना होगा, जिसका आपको संदर्भ लिखना होगा और हिंदी अनुवाद करना होगा। इसमें संदर्भ लिखते समय ना कवि या लेखक का नाम नहीं लिखते हैं, ठीक है, ये ध्यान देना। केवल नॉर्मल सा संदर्भ लिख देते हैं और हिंदी अनुवाद कर देते हैं। वाराणसिया, यहीं से पहचान के वाराणसी वाले चैप्टर से, तो इसका संदर्भ कैसे लिखोगे कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अनिवार्य संस्कृत के वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। बस इतना हो गया, जिसका 2 मार्क मिल जाएगा। और इसका जो भी हिंदी अनुवाद है आप कर दोगे, मतलब हिंदी अर्थ लिख दोगे, तो उसका 3 मार्क यानी 5 मार्क मिल जाएगा। तो आप करते रहना, ये वाराणसी वाले चैप्टर से लिया गया है। आपको नहीं इसका अर्थ आ रहा है तो आप किताब में से देखकर अच्छे से समझ लेना। बाकी इसमें अथवा भी है, आप लोग देख सकते हो। ये मतलब ये अस्माकम संस्कृत है, मतलब यहाँ से पहचान सकते हो कि ये भारतीय संस्कृति वाला आपका चैप्टर है, वहां से लिया गया। तो देख लेना इसको। मैं आगे चलता हूँ। उसके बाद प्रश्न संख्या 4 में आप जानते हो कि आपका अनिवार्य संस्कृत से ही 2 श्लोक रहेगा, ऊपर एक श्लोक और एक अथवा कर नीचे श्लोक। इन दोनों श्लोकों को आप पद्यांश भी बोल सकते हो। इनमें से किसी एक का आपको संदर्भ लिखना होगा और हिंदी में बात करना होगा, जिसका आपको 5 मार्क। जिसमें आप देख सकते हो पहला श्लोक, ये बंधन मरणम वापि जय वापि पराजय उभयत्र समो वीर वीर भावो ही वीरता, ठीक है, यानी वही बंधन हो या मरण हो जाए हो या पराजय हो, सभी मतलब इन दोनों जगहों पे वीर के समान भावना रखना ही वीरता होती है। चलो, तो ये आपका वीर वीरेण पूज्यते, ये आपका वीर वीरेण पूज्यते जो चैप्टर है वहां से लिया गया है। और ये अथवा में कर एक है, सार्थव प्रोसतो मित्रम भार्य मित्रम गृह सत्ता आतुर से विस्कम मित्रम, मतलब ये कितनी बार करा चुका हूँ, मित्रम दानम मित्रम मरिष्यत, ठीक है। यह आपका जीवन सूत्राणी से लिया गया है। तो दोनों में से जो आपका मन, आप एक का अर्थ लिख देना और संदर्भ लिख देना, आपको 5 मार्क मिल जाएगा, ठीक है। काफी आसान प्रश्न है। उसके बाद प्रश्न के 5 खंड काव्य से संबंधित रहेगा। ये हर जिले का अलग अलग बहुत ज्यादा यहाँ पे खंड काव्य दिया रहेगा। आप देख लेना कि आपके जिले में कौन सा खंड काव्य आता है, वो खोज कर, और वो वहाँ 2 प्रश्न पूछा रहेगा, उसमें से एक प्रश्न का उत्तर आप लिख देना, 3 मार्क उसका मिल जाएगा, ठीक। प्रश्न संख्या 6 में 2 प्रश्न होता है, क और ख। क में आपका लेखकों का जीवन परिचय और ख में कवियों का जीवन परिचय होता है। तो मैं हमेशा कहता हूं कि लेखक में आप लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद और रामधारी सिंह दिनकर, 3 का याद कर लेना, आपके एग्जाम में फंस जाएगा, कम से कम 3 का। और यहाँ कवियों में कम से कम 4 का, जिसमें आपका सूरदास हो गए, तुलसीदास हो गए, महादेवी वर्मा हो गई और किसी एक और का याद कर लेना, फंस जाएगा। तो ये 5 मार्क। और जीवन परिचय लिखते समय अच्छे से आपको लिखना है, अच्छे से आपको
जो मतलब जीवन परिचय तो लिखोगे ही लिखोगे, और संक्षिप्त परिचय बनाकर लिखना है। अगर नहीं संक्षिप्त परिचय बनाओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो संक्षिप्त परिचय बनाकर अच्छे से लिखना है। प्रश्न के साथ में एक श्लोक लिखना होता है, जो मतलब इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, उस मतलब उसको छोड़कर, ठीक है। जो ऊपर प्रश्न पत्र में आया हो उसको नहीं लिखना होता है। जैसे 2 ऊपर श्लोक थे ना, जिसका हिंदी संदर्भ और हिंदी में बात करना था, तो उनको नहीं लिखना है, कोई दूसरा लिखना है। तो 2-3 ठे श्लोक याद कर लेना, यहाँ पे आप लिख देना। और यहाँ पे आपका ये देखो 8वां प्रश्न आपका क्या हो गया कि यहाँ पे देखो इसमें पूछा है, ये संस्कृत प्रश्न है, इनका उत्तर देना है। तो 4 ठे प्रश्न है, इसमें से 3 नहीं 2 का ही उत्तर देना है, जिसका 2 मार्क आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें से आप जो भी देख लो, आपको जो आसान लगे उनका उत्तर दे दो, ठीक है। जैसे यहाँ पे गृहे सत मित्रम किम, ठीक है। तो यहाँ भाई भार्या, ठीक है, गृहे भार्या मतलब किम के जगह एक तरह से आप भार्या कर दो, ठीक है। गृहे सत मित्रम भार्या, ठीक है। चंद्रशेखर स्वगृहम किम औदत, भाई चंद्रशेखर अपना घर किसको कहा, तो कारागारम, ठीक है। किम के जगह कारागारम कर दो, बस 2 प्रश्नों का उत्तर हो गया, ठीक है। बाकी इसका भी उत्तर दे सकते हो, पहेलिकायाम उत्तरम किम, भाई क्या था उत्तर पहेलिका का, तो किम के जगह आप केवल लिख दो कि पत्रम, पहेलिकाया उत्तरम पत्रम आसीत, ठीक। वाराणसी केसा संगम स्थली अस्ति, वाराणसी किसका संगम स्थली है, तो केसा के जगह कर दो विविध धर्माणाम, यानी वाराणसी विविध धर्माणाम संगम स्थली। सिंपल, चारों का मैं उत्तर बता दिया, लेकिन आपको 2 का ही लिखना है। और उसके बाद यहाँ पे देखो एक प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 9 रहेगा। देखो ये प्रश्न संख्या 10 कभी कभी यहाँ 8 के जगह पे दे देता है, मतलब ये पत्र लेखन वाला, तो इधर उधर हो सकता है अलग अलग पेपर सेटों में, क्योंकि 7 पेपर सेट आपके पूरे यूपी में आएगा। तो उसमें से कौन सा पेपर सेट होगा वो तो भाग जाना है आपकी। तो चलो ये प्रश्न आपका दिए गए आपके टॉपिक जो भी रहेंगे उसमें से एक टॉपिक को चूज कर आपको निबंध लिखना रहेगा, जिसका आपको 7 मार्क मिलेगा। और अंत में आपका देख सकते हो आपका पत्र लेखन संबंधित प्रश्न रहेगा। मतलब देखो एक पत्र दिया रहेगा, अथवा कर कर भी एक पत्र दिया रहेगा, या कभी कभी देखा जाता है कि एक ही पत्र दे देता है और उसका 4 मार्क आपको मिलेगा। ये पत्र वाला 10 नंबर है, कभी कभी यहाँ पे 8 नंबर की जगह पे दे देता है, यहाँ पे दे देता है, और इसको 9 और इसको 10 बना देता है। तो वो हो सकता है इधर उधर थोड़ा, लेकिन पेपर का पैटर्न सेम यही रहने वाला है। तो ये हम लोग का जो पेपर सेट रहा, कौन सा कोड था भाई, HF वाला ना, इसको मैं सॉल्व करा दिया हूँ, ठीक है। 1 मिनट, यहाँ देखो ये HF वाला, ठीक है। इससे पहले HE वाला, या इसके पीछे जितने भी सेट है, HA, HB, ठीक है, HC, HD, ठीक है, HE हो गया, फिर मैंने सारा का सारा ये सेट करा दिया है सॉल्व। तो आप उनका चैनल पे जाकर वीडियो देख सकते हो। बाकी आप बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी करना। चलो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।